Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa, and I'm back with the another video, another topic. And in today's topic we are going to start the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत का संविधान भी कहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो गवर्नमेंट की पावर्स को, उनकी ड्यूटीज को, सिटीजन के पावर्स को, सिटीजन के ड्यूटीज को डिफाइन करता है और पार्लियामेंट का रोल बताता है इन डेवलपिंग आवर नेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जो बात करने वाले, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इंडिया में जो चीजें हैं, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उनको कैसे बनाया गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कौन इंडिया को गवर्न करता है, क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है विच दे हैव टू परफॉर्म। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमको ये पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये किसने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो हेड कर रहे थे। नाउ इसमें जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रीएम्बल। सबसे पहले जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, बहुत सारे इसमें डेफिनेशंस है। कोई कहता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कहता है प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी नो द टू केसेस हियर, एक केशवानंदा भारती केस था, एक आपका री बेरुबरी केस था। केशवानंदा भारती केस क्या कहता है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल पढ़ना होगा। लेकिन जो री बेरुबरी केस है वो ये कहता है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको हमें डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहिए। बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल क्या होता है। First of all, preamble says, "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, and to secure all its citizens." First of all, preamble ये कहता है कि हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि सारे इकट्ठे मिलके रहे, एक सेंस ऑफ लव हो हम सबके अंदर, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो, सॉवरेनिटी हो, सोशलिस्ट हम बने, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो। ये जो पांच चीजें हैं, पांच टर्म है, ये हम लेटर ऑन एक एक करके समझेंगे। बट अभी जो है, अभी हम प्रियम्बल को रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सबसे पहले जस्टिस की जब हम बात करते हैं, जस्टिस जो है वो आपका सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर एक पर्सन को जस्टिस मिले इन द आइज ऑफ लॉ। हर एक पर्सन यही चाहता है कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो। बट जो जस्टिस उसको मिल रहा है वो सोशल लेवल पे मिले, इकोनॉमी के लेवल पे मिले और पॉलिटिकल लेवल पे मिले, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी साथ। देन वी हैव द लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आपके पास छूट है कुछ भी सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बोलने की। आपके पास खुली छूट है कि आप किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हो, किसी गॉड पे बिलीव कर सकते हो और फेथ रख सकते हो। तो ये आपकी क्या हो जाती है, लिबर्टी। देन वी हैव द इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सबको इक्वल ट्रीट करना, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो। इन तीनों को हमें इक्वली ट्रीट करना है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों को हमें इक्वली ट्रीट करना होगा। और इसके बाद लास्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या कहता है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी होनी चाहिए हम लोगों के बीच, हम एक दूसरे की हेल्प कर सके वेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो। फ्रेटर्निटी ऑल्सो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी हमें मेंटेन करनी है, उसे हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, ड्यू रिस्पेक्ट देना है, ताकि हम एक पीसफुल तरीके से रह सके, पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सके। Then we have in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949
क्या बताता है? अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है हमने अडॉप्ट कब किया था, ये इनैक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद पार्ट 1 जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 आपका क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हमको ये पता है कि इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, वेरी ह्यूज कंट्री विद सो मच पॉपुलेशन इन इट। तो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूटीज हैं और बहुत सारे अदर डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसको गवर्न करने के लिए हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेटअप करते हैं। डिविजन्स के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर सेटअप करते हैं, पॉलिटिकल लीडर सेटअप करते हैं, ताकि वो अपने रीजन को प्रॉपरली रेगुलेट कर सके और वहाँ पे काम कर सके और इजीली लोगों के जो भी नीड है उसको फुलफिल कर सके। यहाँ जो पार्ट 1 है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वो ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 1 में, इंडिया जो कि भारत बोला जाता है शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया है जिसको भारत कहा गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है तो वहाँ टेरिटरीज भी होगी, यूटीज भी होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 में सिंपल ये कहा गया। अब हमको पता है चंडीगढ़ यूटी है, लक्षद्वीप है, ठीक है, पौंडीचेरी है, सो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? यूटी हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया। सेकेंड आर्टिकल जो हमारे पास है दैट इज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एक बात याद रखना, Parliament has the power to admit any state, establish any state whenever required to do so. यहाँ ये क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट जो होता है वो कुछ भी कर सकता है, बट किसके कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए? ऑनरेबल प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और न्यू स्टेट भी स्टैब्लिश कर सकता है, किसी नए स्टेट को ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। 2A हमारा ओमिटेड है, रिपील्ड है। देन आर्टिकल 3 हमारे पास कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अगेन पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो नया स्टेट बना भी सकती है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके एरियाज को ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज के नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, स्टेट के नेम चेंज कर सकती है, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। राइट, पहले वो कैलकाटा होता था, अब वो कोलकाता हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो पार्लियामेंट जो होती है वो करती है। अब क्या क्या करती है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू, जो मैंने बताया, एरिया को इंक्रीज कर सकती है, स्टेट के डिमिनिश कर सकती है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, नेम को ऑल्टर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। प्रोवाइजो इन्होंने यहाँ एक दे रखा है, provided that no bill of purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president. Parliament कुछ भी कर सकता है, मगर parliament does not have the sole right to do all the things. Always president की consultation is very important. जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देता, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं जाती, तब तक पार्लियामेंट खुद कुछ नहीं कर सकता। Where the proposal contained in the bill affects the area, boundary और name of the, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें किसी भी स्टेट का एरिया चेंज करना है या नाम चेंज करना है या बाउंड्रीज चेंज करनी है, हमको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। हाउ? अब सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पर्टिकुलर एरिया जो है, एक स्टेट का एरिया है, मुझे उसको चेंज करना है। मुझे उस स्टेट का जो अथॉरिटीज है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है, पहले मुझे उनसे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, उनका अप्रूवल, उनकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। फिर मुझे ये देखना है कि जो वो बाउंड्रीज है क्या वो किसी दूसरे स्टेट को तो नहीं डिस्टर्ब करी, अगर हम वो इंक्रीज या डिक्रीज या कोई चेंजेस करते हैं। चेंज, any kind of change in a particular state must not hinder the working of the another state. Then we have two explanation here. Explanation 1 जो होता है वो स्टेट के बारे में बताता है, एंड एक्सप्लेनेशन 2 जो होता है वो पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट के बारे में बताता है। Then we have article number 4 that talks about laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of first and fourth schedule are supplemental, incidental, consequential matters. 2 एंड 3 में जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, वही मैंने बोला वो क्या होना चाहिए? सप्लीमेंटल, इंसिडेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स होने चाहिए। आप जो भी वो चेंजेस कर रहे हो वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए, ताकि दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो या किसी दूसरे स्टेट को या दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नाउ क्लियर? नाउ
इसमें अब हमको ये पता है कि पार्लियामेंट अगर कोई काम कर रहा है या कोई उसने बिल जो इंट्रोड्यूस किए, तो वो दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उनकी भी मंजूरी वहां चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनका भी रिकमेंडेशन चाहिए। तो कोई भी चीज जब पार्लियामेंट करती है तो उसको प्रॉपर जो है एक लीगल मैनर में, एक लीगल प्रोसेस से करना चाहिए, ताकि इसमें क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एक्यूरेसी हो, और हर एक अथॉरिटी जो है उसकी विलिंगनेस हो टू डू दैट। लास्ट इज, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the constitution for purpose of article 368। अब आर्टिकल 368 क्या है वो हम नेक्स्ट लेटर ऑन जो है वो पढ़ेंगे। नाउ आई थिंक इतना ही हम लोग आज करते हैं पार्ट 1, और थोड़ा प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बताया, राइट राइट। तो ये सब चीजें जो है मैंने अभी आपको प्रियम्बल के बारे में बताया, पार्ट 1 बताया। पार्ट 1 में आपके 4 आर्टिकल्स थे। एंड बिफोर दिस एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमको पता है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, कब अडॉप्ट किया गया था ये, कब अडॉप्ट किया गया था ये हमारा 26 नवंबर 1949 को। और ये फोर्स में कब आपका आया था, जनवरी 26 1950 को। इसको बनने में 2 years लगे थे, जिसमें 11 सेशंस थे और 167 डेज इसको लगे थे प्रॉपर बनने में। देन इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी। कि ड्राफ्टिंग कमेटी, अब हमको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है बनाया था। उससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी आई थी। इससे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था, वो कब फॉर्म हुई थी, 1946 में हुई थी, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस असेंबली कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को, प्रिंसिपल को, प्रोविजंस को डिफाइन करते थे। देन वी वर हैविंग द ड्राफ्टिंग कमिटी हियर। अ ड्राफ्टिंग कमिटी, जो आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके द्वारा चेयर था, ये वॉज फॉर्म टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कमिटी थी, आफ्टर द एक्सटेंसिव डेलिबरेशन, प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमको जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हमको पता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लॉन्गेस्ट है, 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल। देन वी हैव, ये जो है हमारा, ये क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये स्टैटिक नहीं है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमको ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज करना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट जो है वो चेंज करना है, राइट। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। सो टिल देन अभी हमने पार्ट 1 तक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थोड़े बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने उसको स्टडी किया। इन द कमिंग वीडियो I am going to teach you the part number 2 of the Constitution of India, that is citizenship. Till then, subscribe my video, subscribe to my channel, like my video and share with your friends. Have a nice day.